चैप्टर नंबर 9 दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। भाई साहब एक मिनट, डिपॉजिटरी सिस्टम। माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब होता है जब आप अपनी सिक्योरिटीज, जब अपनी क्या करते हो सर, सिक्योरिटीज को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हो, सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हो। फॉर डूइंग दैट आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है सर? सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। उस चीज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, जो आपको आपको आपकी सिक्योरिटीज को सेफ रखने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग चीजें कंसिडर की जाती है। सबसे पहला क्या दिया सर? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी जो आपकी सिक्योरिटीज है उसको कौन से फॉर्म में रखा जाता है सर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक समझता है ना क्या? डिजिटल तरीके से आपके ईमेल में, आपके लॉगिन में, आपके ऐप में, आपके फ़ोन में, आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे, किसी भी तरीके के वेब पोर्टल का सहारा लेकर आपकी सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा। द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जितने भी आपको कोई भी असेट खरीदना है, कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, किसी को बेचना है, किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को गिफ्ट देना है, ये सारा का सारा प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है सर? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। इसीलिए द सिस्टम इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? स्क्रिप्टलेस, यानी इसमें किसी भी तरीके के पेपर वगैरह की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप सिक्योरिटीज को बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, ट्रांसफरिंग कर सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग द पेपर वर्क, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक या डिपॉजिटरी सिस्टम। इन इंडिया द सिस्टम इज ग्रुप्ड बाय डिपॉजिटरी एक्ट, गवर्न बाय डिपॉजिटरी एक्ट। इन इंडिया देर आर टू डिपॉजिटरीज। पहला का नाम क्या है? CDSL, दूसरे का क्या है? NSDL। CDSL का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इंपॉर्टेंस क्या है? द नीड ऑफ द डिपॉजिटरी एमर्जर, ठीक है, ड्यू टू द ड्रॉबैक ऑफ द कन्वेंशनल मेथड या कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ शेयर्स ट्रांसफर वाइल होल्डिंग द शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। यानी भाई साहब, जब आप कोई भी शेयर, कोई भी सिक्योरिटीज को आप अपने हाथों में, अपने पास सिक्योर्ड करके रखना चाहते हो, अपने हाथों में पेपर फॉर्म में रखना चाहते हो, तो उसका नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको चोरी किया जा सकता है, उसकी टर्निंग हो सकती है, फट सकता है, डैमेज हो सकता है ना, कुछ भी आपके साथ हादसा हो सकता है उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को लेकर। लेकिन जब उसको आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हो या कन्वर्ट कर देते हो, तब इससे ये सारी चीज़ें होती है क्या? नहीं। आपका फ़ोन चोरी हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है? नया फ़ोन लेना है, नया एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉगिन करो, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा रहेगा वापस से क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। The present system of the transfer of share has more difficulties such as more paperwork, delayed transfer, loss of share, forgery and fraud. पहले के समय में क्या होता था? अभी जो हम लोग तो 21st सेंचुरी में, तो हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे हाथों में आ गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आपको ट्रांसफ़र करना था उसके लिए आपको कंपनी में जाना पड़ता था, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनना पड़ता, डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता था, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र करना उसके डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या करना है सर? इलेक्ट्रॉनिक। जब आप फिजिकल तरीके से करते थे तो आपको ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, ज़्यादा एनर्जी लगती थी, और पेपर वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए डीमटेरियलाइजेशन रिड्यूसेस पेपर वर्क, इसलिए डीमटेरियलाइजेशन क्या करता है? आपके पेपर वर्क को कम कर देता है। सेबी हैज मेड डीमेट कंपल्सरी
ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, यानी इन्होंने क्लियरली बोला कि हम डीमेट अकाउंट को क्या कर रहे हैं सर, कंपलसरी कर रहे हैं। यानी अगर आपको किसी भी तरीके की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्लियर है क्या? फिर बात करते हैं बेनिफिट, डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट किसके लिए दिया सर, इन्वेस्टर के लिए। बैड डिलीवरीज आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। कैसा होता था, पेपर वर्क अगर मैंने किसी को भेजा और कुरियर कर दिया, अब वो कुरियर कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं है। हो सकता है बारिश की वजह से वो कुरियर भीग गया हो सकता है एक्स्ट्रा लोड की वजह से डैमेज हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। ऐसा जरूरी नहीं कि इंसान है तो गलती नहीं करेगा, डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता बैड डिलीवरी की वजह से। तो ये जो रिस्क है, रिस्क ऑफ डिलीवरी, वो क्या हो गया, एलिमिनेट कर दिया गया है। द रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज लॉस। आपके पास जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता था वो गुमने का भी टेंशन था, लॉस, चोरी होने का टेंशन था, ठीक है। उसके साथ आपका बोलते हैं ना सर्टिफिकेट के अंदर या फ्रॉजरी, डुप्लीकेशन या उसके साथ मैनिपुलेशन करने की चांसेस होते थे, बट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो कि इस तरीके की मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। इट एलिमिनेट्स हैंडलिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। आपके पास एक शेयर हो या आपके पास 1,00,000 शेयर हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने भी शेयर हो, आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे पेपर ही नहीं है। कितने भी शेयर हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी सेव्स टाइम। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने से क्या बचता है, आपका समय बचता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन रिड्यूसेस द सेटलमेंट टाइम। आपका जो ट्रांसफर, बाइंग, सेलिंग में जो सेटलमेंट टाइम है ना, वो भी कुछ हद तक क्या हो गया, कम हो गया। पहले बाइंग एंड सेलिंग करने में आपको आज खरीदते थे 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन लग सकते थे, लेकिन अभी 2 या 3 दिन के अंदर आपका बाइंग एंड सेलिंग ट्रांसफर क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर रिड्यूस एज ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर एग्जाम फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी। सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, पैसा लगता था, तो जब पैसा और पेपर वर्क दोनों लगता था वहाँ पर आपको 5,000 के ऊपर वाले ट्रांजेक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ती थी। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हो, तो आपका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। इट इनेबल्स द इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, इनेबल द इन्वेस्टर टू गेट डिविडेंड राइट एंड बोनस विदाउट डिले। यानी अगर तुरंत आपका शेयर, अगर आज आपने खरीदा तो आपको तुरंत दिखता ना, हाँ मैंने आज कितना के शेयर खरीदा है। तो उससे क्या होता है, कंपनी अगर बोनस शेयर या राइट शेयर इशू करती है तो उसमें आपको ज़्यादा समय लगने वाला नहीं, क्योंकि वो इमीडिएट 1 दिन 2 दिन के अंदर क्या हो जाता है, आपके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाता है। इट लीड्स टू द फास्टर सेटलमेंट। कौन सा सेटलमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक है तो फास्टर सेटलमेंट पॉसिबल हो जाता है। अब कंपनी को क्या फायदा है सर, कंपनी को क्या फायदा, कंपनी को डिपॉजिटरी सिस्टम से क्या फायदा है। पहला सिस्टम है, इट इनेबल्स द कंपनी मैनेजमेंट टू मेंटेन एंड अपडेट इंफॉर्मेशन शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है, कंपनी के पास सिस्टम है, यस और नो, कंपनी के पास क्या है, सिस्टम है, और ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। और सबको पता है इंसान झूठ शायद बोल दे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक झूठ बोलेगा क्या, नहीं, अनटिल उसमें डेटा गलत ना फीड किया हो। अगर आपने डेटा सब कुछ सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा फीड किया है तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। जैसे आप लोग ने कहीं पे लॉगिन किया तो तुरंत OTP आता है, टाइम लगता है क्या, वैसा सिस्टम है। क्या आप किसी ने बाय किया तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेट हो गया कि इसने इतना शेयर बाय किया, इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना डिविडेंड है, सब कुछ क्लियर है। पेपरलेस ट्रेडिंग इज अ बून टू इकोनॉमी सो या फॉर द कंपनी। यानी पेपरलेस डीमेट अकाउंट के थ्रू जो ट्रेडिंग होती है ना, उसके वजह से कंपनी को टेंशन नहीं है, बिकॉज उसको तुरंत पता चलता है कितना बाइंग है कितना सेलिंग है। बून मतलब एडवांटेज। उसके बाद द इशू कॉस्ट इज रिड्यूस बिकॉज द डिमोटराइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के डिमोटराइजेशन की वजह से जो इश्यूइंग कॉस्ट होता है वो भी क्या हो गया, बहुत हद तक। क्यों, अरे अभी टेंशन ही नहीं है ना, सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो अपनी एप्लीकेशन पे दिखता है कौन सा FPO आने वाला है, कौन सा IPO आने वाला है।
कितने शेयर बिकने वाले, कितने का शेयर है, कितने कैसे अप्लाई करना, सब कुछ। आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रह के पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सब कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड राइट एंड बोनस शेयर विल बी क्विकर। कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिनों बाद डिक्लेयर्ड होगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक है, उधर से खाली एंट्री मारनी, यहाँ से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो डिविडेंड देना, राइट शेयर्स देना, बोनस शेयर्स देना एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम से ज़्यादा। तुम लोग भी सोचो ना, पेपर वर्क में बहुत टाइम लगेगा। अगर सर ऑनलाइन एग्जाम लेना तो सर 3 घंटे में पूरा 6 सब्जेक्ट दे सकते हैं हम लोग, और ऑफलाइन में 3 घंटे में 1 पेपर। बट एग्जाम ऑफलाइन अच्छी है कि ऑनलाइन? ऑनलाइन लेना है तो कैसे लेने का मालूम है? गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहती है ना तो लो, बिंदास लो, सेंटर पे बुला के लो, तो लोग ऑनलाइन भी डिमांड नहीं करेंगे। जब आपको डेटा आपको कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा, आपसे मोबाइल से लेके वॉलेट से लेके सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपको पेन भी ले जाना अलाउड नहीं होगा, कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जाना है, अपने तन पे कपड़े पहन के जाना है, दैट्स इट। एक हैंकी है, वो हैंकी भी चेक किया जाता है, पानी की बोतल है, वो पानी की बोतल भी चेक किया जाता है, आपका वोटर आईडी, आपका जो भी आपका हॉल टिकट है वो चेक किया जाएगा, और बाकायदा आपको एक सीट पे एक कंप्यूटर के सामने 3 घंटे के लिए बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना है, वहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेपर मिलेगा, एक पेन मिलेगा, आपको खुद दिया जाएगा कि उधर रफ वगैरह करने के लिए। तब क्या होगा, लोग बोलेंगे नहीं सर ऑफलाइन ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि पेपर पैटर्न मालूम तो है, यहाँ पे तो सब ऑनलाइन है, तो लोग ऑनलाइन की डिमांड क्यों करते हैं? हाँ, तो ऑनलाइन में ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सेट होता है, नेट होता है, पेट होता है, उसमें ऐसे तरीके के तो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर हमको सेंटर पे जाकर करना होता है सारी चीज़ें। तो कोई ऑफलाइन की डिमांड नहीं करेगा, ऑनलाइन लेना तो ऐसा लो, ऐसा। तो ऑनलाइन से आपका एग्जाम लेना क्या होता है, आज एग्जाम दिया, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट भी आ सकता है, बिकॉज सिस्टम में सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, तो मार्क्स तुरंत जनरेट हो जाता है, 2 या 3 दिन में मार्क्स जनरेट हो जाएगा, आपको आपके सिस्टम में दिखता है, हाँ इतने मार्क्स आए, आप चेक कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या पॉसिबल हो गई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। द सिस्टम इनेबल्स द कंपनी टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर। अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अवेलेबल है तो आप देश और दुनिया के बाहर के इन्वेस्टर को भी क्या कर सकते हो, इन्वाइट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। भाई साहब, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब किन किन का इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा, किन किन का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? ये डिपॉजिटरी होता क्या है? डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके जैसा काम करती है बेटा? बैंक के जैसा काम करती है। बैंक कैसा हमारे पैसे को जमा करके रखता है, वैसे ये हमारे सिक्योरिटीज को जमा कर रखता है। हम जाते हैं, अपना गाड़ी कमाई का पैसा बैंक में डिपॉजिट करके आता है, जैसे आ गया पैसा वैसे हमारे एप्लीकेशन पे, गूगल पे फोन पे पैसा दिखता है, हाँ मेरे पास इतना। तो हमने क्या किया, फिजिकल कैश को डिजिटल कैश में कन्वर्ट किया, वैसा। अब ये जो पैसा है वो मेरे से कोई चोरी कर सकता है क्या? आपकी बेवकूफ़ी की वजह से चोरी हो सकता है, अनवांटेड लिंक पे क्लिक करना वगैरह वगैरह हो सकता है, तो पॉसिबल है। अदरवाइज आप अगर समझदार हो तो आपसे कोई भी पैसा चुरा नहीं सकता। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटी। इन्वेस्टर की सिक्योरिटी को पूरी तरीके से सेफ रखने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी, यानी डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर का डायरेक्टली कनेक्शन होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द इन्वेस्टर और मेरा डिपॉजिटरी कौन है? NSDL है। कौन है? तो मैं NSDL को नहीं जानता, NSDL मेरे को नहीं जानता, फिजिकली तरीके से हमने एक दूसरे को जानते हैं नहीं है। हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, जैसे जीरोदा है, एंजल वन है, ठीक है, वो ग्रो है, सुना है कि नहीं सर एप्लीकेशन के बारे में, OctaFX है, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इन्वेस्टर OctaFX वगैरह के पास जाएगा, जीरोदा के पास जाएगा, एंजल वन के पास जाएगा, ग्रो एप्लीकेशन पे जाएगा, है ना, वहाँ पर जाकर 5paisa.com पे जाकर ये सारी चीज़ों पे जाकर रजिस्टर करता है और वहाँ से डीमैटेरियलाइजेशन या शेयर्स एंड सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करता है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है वो किधर रजिस्टर्ड करता है? NSDL के साथ।
तो ये हम लोगों का डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एनएसडीएल से होता नहीं है, हमारे को बीच में एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हम इंडिविजुअल है, हमारा जो पैसा है वो आरबीआई में जाता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, हमारा पैसा कमर्शियल बैंक में जाता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई, तो हमारा और आरबीआई का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट कनेक्शन है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड द इन्वेस्टर, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच के हम लोग क्या होते हैं, कड़ी होती है। नाउ कम टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द एंटिटी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटर थ्रू द सर्विसेज ऑफ द प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर। जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहाँ पर इन्वेस्टर अपने अकाउंट डीमेट अकाउंट को क्या करते हैं सर, ओपन करते हैं। इट एक्ट एज ए लाइन बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, यानी डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का लिंक कौन होता है, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इट फंक्शंस लाइक सिक्योरिटी बैंक, जैसे हमारा पैसा होता है वैसा वो सिक्योरिटी बैंक की तरह ट्रीट किया जाएगा। इट सेटल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर जो सेटलमेंट होगा वो क्या सब होगा, सब का सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने वाला है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक ब्रोकर, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन वर्क एज अ डीपी। कोई भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, ठीक है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज, कोई भी कर सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जैसा काम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, डीमटेरियलाइजेशन। यहाँ पर शेयर्स एंड सिक्योरिटी को क्या किया जाता है, डीमटेरियलाइज किया जाता है। इट क्रेडिट्स सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ द राइट इशू, बोनस इशू एटसेट्रा। मतलब सिंपल सी बात है, बोनस इशू, राइट इशू के टाइम पे जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेटल कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्लियर है क्या? फिर डिपॉजिटरी हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर डीपी के पास क्या होता है, एक अपना खुद का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर बात करते हैं बेनिफिशियल ओनर को क्या फायदा है। बेनिफिशियल ओनर, बीओ इज द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, सिक्योरिटीज का ओनर होता है। यानी जैसे मैं बीओ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डीपी, मतलब डिपॉजिटरी और डीपी दोनों का क्लाइंट कौन माना जाएगा, बीओ। बीओ मतलब बेनिफिशियल ओनर। बीओ इज गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड। हर, जैसे तुम्हारे को भी अकाउंट नंबर मिलता है, अच्छा दो लोगों का अकाउंट नंबर सेम हो सकता है क्या, नहीं। उसी तरीके से जो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का अकाउंट नंबर दिया जाएगा वो भी क्या रहेगा, यूनिक, दूसरे से मैच होता हुआ नहीं मिलेगा। बीओ इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट बेनिफिट, जितने भी फायदे मिलते हैं बाइंग सेलिंग से लेके सिक्योरिटी एक्सचेंज, क्रेडिटेड, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, राइट इशू, बोनस इशू, कंप्लेंट, रेस्ट, गिफ्ट, सारी की सारी बेनिफिट किसको मिल सकता है, बीओ को मिल सकता है। फिर आती है इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर मतलब जो कंपनी दे रही है, देना चाहती है, ऐसी कंपनी को बोला जाएगा। इट मीन्स द कंपनी विच हैज इश्यूड द सिक्योरिटीज विच आर डीमटेरियलाइज। यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी सर, डीमटेरियलाइज फॉर्म में दी जाएगी। यहाँ पर देयर इज नो कम्युनिकेशन फिजिकली। इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी के अंडर होना जरूरी है। फिर कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे की ये चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट ही मिलेगी, कॉन्सेप्चुअली मिलेगी। अब कॉन्सेप्ट और टर्म्स क्या, पहला वर्ड क्या है सर, डीमटेरियलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया शायद तुम लोगों को इस चैप्टर के अंदर, डीमटेरियलाइजेशन वर्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का डिस्टिंग्विश क्या है, इंपॉर्टेंट है। डीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है, आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है। और रीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स फिजिकल तरीके से कन्वर्ट। मैंने तुमको पीडीएफ भेजा, पीडीएफ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। आप दुकान पर गए, प्रिंट आउट निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक को आपने क्या किया, फिजिकल में कन्वर्ट किया, क्या बोलेंगे, रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, आपके जो आंसर शीट है उसको मैंने स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट किया, क्या हो गया, डीमटेरियलाइज, ऐसा समझो। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन, अब ध्यान दो बेटा, डीमटेरियलाइजेशन में क्या है, डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
शेयर्स वंस कन्वर्टेड इनटू डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म आर हेल्ड इन डीमैट अकाउंट। आपके फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीमैटेरियलाइजेशन। उसके लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट बना था, उसके बाद ही डीमैट अकाउंट को कंपलसरी किया गया। फिर रीमटेरियलाइजेशन इसका क्या होता है? उल्टा होता है। Rematerialization is the process of converting electronic holding of security to the physical certificate. The client has to give written request in the form of RRF, remit request form. भाई तुम अगर डिपॉजिटरी पार्टी से यानी तुमने अगर कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया तो आप बाइंग सेलिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक है, तुमको फिजिकल फॉर्म चाहिए कंपनी के पास जाने का, RRF रिमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भर के आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी इज द एबिलिटी एज अ गुड और असेट टू बी इंटरचेंज विद द अदर इंडिविजुअल गुड्स और असेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ financial instruments such as stock, bond are considered fungible if it can be bought and sold on market, then sold and bought in another market. शेयर, सामान के बदले में सामान, शेयर के बदले में शेयर। जब आप अपने शेयर को, अपने सामान को बेच सकते हो मार्केट में, उसको बोलेंगे फंजिबल। ठीक है, फंजिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली बोला कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो स्टॉक बॉन्ड जैसा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में खरीद सकते हैं, मार्केट में बेच, एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में बेचा जा सकता है, या एक मार्केट से खरीदा तो दूसरे में बेचा। तो जब ये शेयर्स को इजीली बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है किसी भी मार्केट में, तो उसको क्या बोलेंगे? फंजिबल। मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आया, किसी कंपनी का क्या आया सर? आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैंने पहली बार, किसी कंपनी ने पहली बार शेयर खरीदा, मैंने उस शेयर को क्या कर दिया? खरीद लिया। मान लो LIC होगा जैसे। अब वो जो मार्केट का इस्तेमाल करे वो कौन सी मार्केट होगी सर? प्राइमरी मार्केट होगी। क्लियर है ना? अब भाई साहब आईपीओ है, पहली बार मेरे को शेयर लग गया, मेरे लिए वो क्या हो गया? प्राइमरी मार्केट हो गया। लेकिन मुझे अब वो शेयर नहीं चाहिए, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ? बेच सकता हूँ। तो वापस से बेचना है तो वो कौन सी मार्केट में चला जाएगा सर? सेकेंडरी मार्केट में। तो क्या मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। तो एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में उसको बेचा जा सकता है, उसको बोलेंगे सर फंजिबिलिटी। फिर आता है बेटा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें नॉर्मली क्या होता है? An international identification number uniquely identifies a security. Securities for which ISIN number are issued and include the bonds and commercial paper, stock and warrants. The ISIN standards is used worldwide to identify the specific security such as bond, stock, future, warrants, rights, trust, commercial paper and options. यानी जब किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हो, या कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, जब कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है, तो वो जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ खरीदेगा ना, उसकी बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इंटरनेशनली ट्रेड होगी, तो इसलिए वहाँ पर कौन सा नंबर लग जाएगा? ISIN नंबर लग जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से डिपॉजिटरीज होते हैं इंडिया में। इंडिया में पहला कौन सा सिर्फ डिपॉजिट है? NSDL, और दूसरा CDSL, जिसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है। NSDL इज एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बेस्ड इन मुंबई। NSDL जो है वो कहाँ पर बेस्ड है सर? मुंबई में। ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1996 एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मतलब पहला, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। विथ नेशनल कवरेज, इट्स प्रोमोटेड बाय IDBI, UTI एंड NSE। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
तीनों ने किसको प्रमोट किया? एनएसडीएल को प्रमोट किया। एनएसडीएल प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज टू द इन्वेस्टर एंड द प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स, इशूअर्स, क्लियरिंग मेंबर्स एक्सेट्रा। एनएसडीएल सर्विसेज देता है, किसको देता है सर? जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, बैंक हो या इशूअर्स हो, जो भी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में ट्रेड करता है, उन सभी सिक्योरिटी में ट्रेड करने वाले जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, उनको एनएसडीएल क्या करता है? सपोर्ट करता है, सर्विस देता है। अब द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सीडीएसएल। सीडीएसएल क्या है? सीडीएसएल फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड इन Mumbai. CDSL was initially promoted by BSE, मतलब Bombay Stock Exchange, which thereafter diverted its stake to the leading banks like HDFC, Standard Chartered Bank and Canara Bank. बाद में जैसा ये काम करता है वैसे CDSL भी काम करता है, बस फर्क क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमोट करने वाला वो पहला बैंक था, या CDSL पहला प्लेटफॉर्म था जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिपॉजिटरी को मैनेज करता था। उसके बाद क्या आया? CDSL आया, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने वाला पहला कंपनी था, तो ये पहली ऐसी लिस्टेड कंपनी थी जो डिपॉजिटरी में काम कर रही थी। ध्यान देना, यहाँ पर पहला क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करने वाली पहली कंपनी है क्या? एनएसडीएल। और ये फर्स्ट लिस्टेड इंडियन कंपनी है, फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड इन, समझा? फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सिक्योरिटी कंपनी, प्रोमोटेड बाय बीएसई। बाद में उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और कैनरा बैंक जैसे बैंक्स भी आ गए इन्वॉल्वमेंट में, ताकि डिपॉजिटरी की सर्विसेज को और ज़्यादा क्या किया जाए? स्मूथ कर दिया जाए। डिफिकल्टी है, चलो करके लो, ठीक है।